तो आज हम लोग तीसरे पार्ट पर आ गए हैं जहां पे मैं पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूं आपके मतलब यूपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए और अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पर। यहाँ पर आपको मेरा चैनल भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन टाइटल में, वहाँ से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मंथली अलग से कवर करा रहा हूँ। तो पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स में 2 वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, आपको लिस्ट नीचे मिल जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यार ग्रीन फिन्स हब है ये। अब इसको आप ऐसे इमेजिन करिए ना कि पहली बार से पेपर में देखेगा तो दिक्कत है, मतलब एकदम समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया। तो जो सबसे पहली चीज तो एकदम स्टेटमेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो सच्चाई ये दिखा रही होती है, वो सीधा आपको मतलब जोर जोर से आवाज दे रहा होता है कि भैया टॉपिक का बेसिक ज्ञान रखो, बस बाकी काम हो जाएगा। अब इसके बारे में मान के चले भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ग्रीन फिन्स हब हब मतलब कुछ हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। अब किन के लिए? तो ये जो स्नोरकेलिंग वगैरह आप देखते हैं, ये जो मरीन टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ पहली बार ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इसमें रोल है। पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है कि किसके द्वारा बात हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का इसमें है। साथ में जो रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब ये संस्था है एक तरह से जो इसके साथ मिलकर काम कर रही है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो अपना आधा काम तो यही हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्यों किया गया है? तो ये पहली बार ग्लोबल मरीन टूरिज्म के लिए, जलीय जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने, उसको बेहतर करने के लिए, उस उद्योग से संबंधित। होता क्या है यार, देखो जलीय टूरिज्म में सबसे बड़ा दिक्कत जो है, एक समस्या, एक चैलेंज जो है कि जो कोरल रीफ्स हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो स्नोरकेलिंग प्रैक्टिस की जाती है, लोग टूरिज्म के लेवल पे जाते हैं तो कई बार चीजें डैमेज हो जाती हैं। तो मैं जो ऑपरेटर्स, अब जैसे मान लीजिए कि इनको एकदम रोक लगा दी, इन पर बैन लगा दी, तो जो ऑपरेटर्स हैं उनके लाइवलीहुड पे सवाल आएगा। तो क्यों ना मैं उनको थोड़ा सा उनको अवेयरनेस बताऊं, उनको थोड़ा पर्यावरण का महत्व समझाऊं और उनको प्रॉपर एक दिशा निर्देश के तहत ये काम करो, मतलब चीजें उनको भी दिक्कत ना हो और हमारा पर्यावरण भी कंजर्व हो सके, उसका भी ध्यान हो सके। तो पैरेलली चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इनका ये मानना है कि आप एक पूरी कम्युनिटी बना लो, उनको, लोगों को उनको समझा दो, उनको थोड़ा सा शिक्षा दे दो, मरीन इकोसिस्टम क्या है बता दो, कोरल रीफ का ध्यान क्यों रखना है उसका इंपॉर्टेंस बता दो। तो आप टूरिज्म भी कर रहे हैं तो बड़ा रेगुलेटेड पैटर्न पे हो रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उस पर ध्यान रखा जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ है ये, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन का लॉजिक है यहाँ पर। और मरीन टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हो रही है, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जहाँ पे स्पेशली किसके लिए, स्नोरकेलिंग ऑपरेशंस ऑपरेटर्स के लिए। तो स्नोरकेलिंग ऑपरेटर्स वाला पॉइंट भी अपने लिए काम का हो जाएगा यहाँ पर। अब पर्पस भी वही बात है कि जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो एक्चुअल में स्नोरकेलिंग ऑपरेटर्स की मदद ही कर रहा है कि एक कॉस्ट एफिशिएंट जो बदलाव लाने चाहिए हमें, जो कि मरीन इकोसिस्टम के लिए है, वो एटलीस्ट वो लोग अडाप्ट कर पाएं और फिर आगे जो है उसी के हिसाब से चीज़ें थोड़ी चलें। ठीक है, इसमें फिर वो प्रॉपर मेंबरशिप भी रख सकते हो, आप सारी चीज़ें रख सकते हो, अपने जितना भी ग्रुप है वो बना सकते हो आगे तक, मतलब जो है। तो इनका एक ग्रुपिंग, उनको एक उनका लाइवलीहुड भी खतरे में ना आए और पर्यावरण से भी हमारा सब काम होता रहे। इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताइए कि आप जो भी सही तरीके हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसके साथ साथ जो है कोरल रीफ का संरक्षण, जो भी फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम है उसका भी हम लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ये वाला सब टॉपिक जो है इसमें है। तो इसमें ज़्यादा आप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बेसिक आइडिया रखो कि किसके द्वारा क्यों स्नोरकेलिंग का रोल है और ये सारी बातें। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा और देखोगे तो इसमें प्रॉपर जो जितना पार्टिसिपेशन कर रहा है, जो ऑपरेटर जितना बेहतर काम कर रहा है, जितना कंजर्वेशन कर रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्कोरिंग वगैरह भी दी जा रही है, कुछ सर्टिफाइड मेंबर्स भी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने प्रावधान रखे हैं ताकि मरीन इकोसिस्टम को हम कंजर्व कर सकें। ये पॉइंट हमारे लिए मेंस में भी काम आ सकता है, इंटरव्यू में काम आ सकता है। एक थोड़ा सा कि हमने पहली बार कोई निश बेस्ड काम किया, मतलब हम पहली बार किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ध्यान देकर, वैसे अभी तक क्या हो रहा था, एज अ होल मरीन इकोसिस्टम पे फोकस किया जा रहा था। अब जो है हम लोग कोई एक एक चीज जो प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उन पर उनको काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये होप कि आपको एक बेसिक आइडिया इसका हो गया होगा, थोड़ी जानकारी रखना। अगला है भैया इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। भाई देखो, ये भी बहुत गजब का ये सवाल है, एक्चुअल में आ चुका है पहले भी, पर इसका कोई भी इधर उधर सवाल बन सकता है क्योंकि ये ट्रीटी बहुत पुरानी है। लेकिन अभी 9th वाला जो सेशन था वो नो डाउट इसका नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिला। सो न्यू दिल्ली का ये आपको थोड़ा सा पार्ट याद रखना। अब ये है क्या, इसका लॉजिक समझो। आप हमेशा यही चाहोगे ना कि हमारा जो है संबंध ऐसे देशों से हमेशा बना रहे जो प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज में हमेशा खोज करते हो, रिसर्च करते हो।
आज कोई वीट की किसी को अच्छी वैरायटी मिल गई, ठीक है, कहीं पर कोई मान लो बीमारी फैल गई तो उसका इलाज किसी ने ढूंढ लिया, किसी के पास जेनेटिक स्टॉक उस तरह के हैं, कोई ने किसी की एक अच्छी वैरायटी निकाल ली, बढ़ते क्लाइमेट चेंज के दौरान सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज निकाल दी, ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट के साथ कल को ये भी कह सकता है कि बढ़ते क्लाइमेट चेंज के साथ जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दिए कि सूखे की स्थिति में भी क्रॉप जो है इतना, तो ऐसे कुछ देशों का ये ग्रुप है, एक ऐसी ट्रीटी है कि भाई हम लोग आपस में मिलकर इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी रहें और ये जो फूड सिक्योरिटी को लेकर इशू ना हो। तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जहाँ पर प्लांट्स इनका ध्यान रखा जाता है, नए नए उस पर रिसर्च किए जाते हैं, और मान लीजिए किसी ने रिसर्च भी किया तो वो उसको उतना बढ़ावा दिया जाए, उसके तक भी रखा जाए, पता लगे कोई ने आइडिया चुरा लिया और फिर चीज़ें कहीं यूज़ होने लगी, तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए भी एक तरह से ट्रीटी है ये। तो सबसे पहली बात तो कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उस पर हम लोगों की एक ट्रीटी है ये न्यूज़ में इसीलिए भी थी क्योंकि इसका जो 9th सेशन था न्यू दिल्ली में रखा गया था। उसके बाद में ये है क्या, इसको हम सीड ट्रीटी भी कहते हैं, जैसे बीजों की मैं बात कर रहा था कि हम लोग थोड़े सीड्स वगैरह संभाल के रखें, तो ये सारी बातें जो थी इसमें हम लोगों को डिस्कस करनी थी। इसके बाद में सबसे पहले यदि आप लोग देखोगे तो ये किसके द्वारा ये क्वेश्चन आ सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा डायरेक्ट सवाल आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीड, और रिसेंटली वाला पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुआ था, और किसके द्वारा ये शुरू किया गया, तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2001 में, यूनाइटेड नेशंस, नॉर्मली आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना है, ठीक है, रोम का नाम तो आपने सुना ही होगा। फिर उसके बाद में फाइनली ये ट्रीटी लागू की गई, 13 देश आगे आए और फिर इस तरह का जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, मतलब इनडायरेक्टली एक ग्लोबल सिस्टम बनाने का इन्होंने प्रयास किया ताकि हम जो भी प्लांट जेनेटिक मटेरियल्स हैं उसको एक्सेस कर सकें, फार्मर्स तक पहुंचा सकें उनको, और बेहतर हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कर पाएँ। मतलब हम बेनिफिट जो निकल रहा है जेनेटिक मटेरियल से वो हम लोग, जिसने ओरिजिन किया है उसका जहाँ से निकला है वो तो शेयर करे ही करे, साथ में और भी देशों का फायदा होता रहे। द रीज़न इज़ कि हमें एट द एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ही तो इसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इसकी सिक्योरिटी चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये ट्रीटी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, FAO का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोगों का इसमें अगला जो प्रयास है वो ये है कि अंडर दिस सिस्टम अ ग्लोबल पूल ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड एंड मेड अवेलेबल फॉर ऑल द मेंबर्स। एक प्रॉपर हम लोगों ने पूल बना लिया है जिसको जहाँ जैसी ज़रूरत है, किसी को कोई रिसर्च करनी है तो कोई जीन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, लगभग 64 क्रॉप्स की स्पीशीज़ इस पर जो है इस पूल में इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हैं। देखो ये सब इसलिए किया जाता है कि एट द एंड कोई चीज़ खतरे में ना आए, पता लगे कोई वीट की स्पीशीज जिसका काम आगे आ सकता है, जो पहले कभी जिसने अच्छे रिजल्ट दिए हों, आज भले ही ना दे रहा हो लेकिन आगे की सिचुएशन में कभी काम आ जाए, तो ये सब पूल अपने पास होना चाहिए। किसी देश ने कोई अच्छी चीज़ रिसर्च कर ली, भाई हो सकता है वो आगे, अब जैसे कई बार इजराइल से हमें कई चीज़ हमें आइडियाज़ लेने होते हैं, ले लिए हैं, या एग्रीकल्चर में बहुत काम आता है, कई बार फार्मर्स को इसके तहत मान लो भेज दिया किसी दूसरे देश में कि वहाँ आप रिसर्च क्या चल रही है, वहाँ की प्रैक्टिसेस को देख पाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं वो एक बेहतर फार्मर को अपने उसका अनुभव बहुत होता है, तो चीज़ें देख के वो काफ़ी ज़्यादा जो है पहचान सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखना है। तो ये ट्रीटी के बारे में ज़रूर पढ़ना है भैया, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगले से बात हो रही है डुगोंग कंजर्वेशन रीजन, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। डुगोंग की एक खास बात ये मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि ये तमिलनाडु से संबंधित है। एक प्रॉपर पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी बनाया है, और इसका कल को कोई क्वेश्चन भी पूछे तो पाक बे का ये लोकेशन आपको पता है, यहाँ पर तंजावुर और थिरुवुर वाला जो रीजन है तमिलनाडु का, तो ये आपको ये रीजन भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये सब कुछ आपको अच्छी बात है, समझ में आ भी जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। अब डुगोंग एक तरह से याद रखना, ये हर्बीवोर मैमल, हर्बीवोर शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। हम लोग वल्नरेबल जरूर कह रहे हैं, लेकिन रिसेंटली IUCN के द्वारा कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं वर्ल्ड के, जैसे ईस्ट अफ्रीका, वहां पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुका है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कल को UPSC एक स्टेटमेंट बना दे कि ग्लोबली वर्ल्ड वाइड डुगोंग जो है वो वल्नरेबल है, तो थोड़ा गलत हो जाएगा। ये वर्ल्ड वाइड में अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड भी हो चुकी है, ऐसे 2-3 प्लेसेस बताए IUCN ने, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला गया है इसको ईस्ट अफ्रीका के रीजन्स वगैरह में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में इसको ज़रूर आप इसका मतलब कंजर्वेशन करना पड़ेगा आपको, ताकि एटलीस्ट जो है इस पर निर्भर या इस पर आधारित जो है पूरा जो इकोसिस्टम है वो बेहतर चल पाए। आगे बढ़ते हैं, ये ओडेसा पोर्ट या ODDESA दोनों चल जाएगा, ये बहुत न्यूज़ में रहा है। मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि इस साल एक बार अच्छे से ये प्रयास कर लेना
कि जो यूक्रेन है, जो रशिया है, उसके बीच का जो भी वॉर हुआ है, जो भी युद्ध होने की जो स्टोरी बनी है, उस पर आप लोग थोड़ा सा जो है सर काम कर लेना। कारण उसका ये है कि वो प्लेसेस, अब मैं बता भी दूंगा कि नॉर्मली आप जब गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो वो प्लेसेस जो न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, वो आपकी उनकी इमेजेस आपको गूगल इमेज पे मिल जाएगी। उनको एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है? क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ करके अब हुआ क्या है मैं बताता हूँ दिक्कत। टर्की न्यूज़ में बहुत रहा है, तुर्की है जिसको हम कह रहे हैं। क्यों रहा है वो न्यूज़ में? क्योंकि भूकंप की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बनी, उसके साथ पड़ोसी सीरिया तक इसका असर हुआ। ऐसे ही उधर आप रशिया यूक्रेन के वार, मतलब वो क्षेत्र इतना न्यूज़ में था कि कल को आपसे एक सवाल बना भी दे, कोई प्लेस भी दे दे, और उस प्लेस को देकर सामने यूक्रेन, रशिया और तुर्की ये ऑप्शन क्रिएट कर दे इंक्लूडिंग सीरिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर। तो मेरा मानना यह है तुर्की की एक अलग लिस्ट बना के रखना, और वो लिस्ट खाली रखना, नीचे भी जगह खाली रखना, और न्यूज़पेपर पढ़ोगे और कुछ ना कुछ प्लेस ज़रूर मिलेगा वहाँ, तो उसको भी आपने को ऐड करते चलना है। और अपना ये जो तुर्की वाला जो रीजन है, उसके बाद अपना यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है, उसकी भी लिस्ट बनाते चलना। कुछ आज तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे ज़रूर काम कर लीजिएगा। तो ओडेसा पोर्ट जो है पहला, मतलब यूक्रेनियन, अब वो युद्ध के दौरान ग्रेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो कल को अपने से पूछ ले कि ओडेसा पोर्ट कहाँ है, तो ये यूक्रेन का है। इनफैक्ट ध्यान रखना कि काफ़ी बड़े स्तर पर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा पोर्ट है। दूसरी एक चीज़ इससे रिलेटेड, समुद्र पूछा जा सकता है कि कौन से सागर में है, क्या अजोव में है कि ब्लैक में है, तो ब्लैक में है, अजोव में नहीं है, ठीक है। नज़दीकी यहाँ पे एक पेनिनसुला है, आपको पता होगा क्रीमियन पेनिनसुला करके हम पढ़ते हैं। कंट्री कल को ब्लैक सी से भी पूछ ले तो इधर से मालूम है हमें कि रशिया बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्जिया शेयर करता है, तुर्की करता है, इधर बुल्गारिया करता है, रोमानिया करता है, यूक्रेन करता है, मोल्डोवा नहीं करता है। मोल्डोवा जो है यहाँ पर बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। ओडेसा पोर्ट कहाँ का है, तो ब्लैक सी का है, अपने को याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक होप कि आपको चीज़ें मेरी समझ आ गई होंगी। बाकी तो ये ग्रेन्स वगैरह की यहाँ पर ले जाने की बात थी, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ में भी था। उसके बाद में लार्जेस्ट यूक्रेनियन सी पोर्ट माना जाता है, और ब्लैक सी वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा पोर्ट है, और एनुअल ट्रैफिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो मतलब ये अपने आप में कह सकते हैं। इसके बाद में इसके और इससे रिलेटेड छोटे सेट, मतलब इसके नज़दीक वाले जो पोर्ट हैं वो है सोरोमोरोस्क करके आपको मिलेगा, एंड यूहिंजे करके मिलेगा, यूजने करके। अब क्वेश्चन बातों बातों में घुमा दिया है कि ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट जो है किससे रिलेटेड है, तो ये यूजने को तो लगा के हम चाइना और जापान पहुंच जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन वही मिलेगा आपको सबसे पहले। बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि भैया ये चीज़ का संबंध जो है अपने ओडेसा पोर्ट से है, काफ़ी ज़्यादा बेस है एक तरह से वो, और इट इज़ अ बेस फॉर अ फिशिंग फ्लीट एज वेल एज द चीफ ऑपरेशनल हब फॉर यूक्रेनियन नेवी। तो यूक्रेन की जो नेवी है उसका जो रिलेटेड ये हब भी आपको देखने को मिलेगा। सो ओडेसा पोर्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ये इस स्पेलिंग के नाम से भी आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं तो तनाव में आ जाए कि अब तो क्या होगा मेरा। जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेक गार्डा। इसका मैंने एक बार शॉर्ट्स बनाया था, आपने शायद देखा हो, मेरे चैनल पे नहीं देखा हो तो ये चैनल नीचे है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, @ करके सुदर्शन गुर्जर मिल जाएगा। लेक गार्डा का ना भाई सीधी सी कहानी है कि 15 साल में, पिछले 15 साल में देखा गया, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि हीट वेव्स के इश्यूज बने थे बहुत ज़्यादा यूरोप में। हीट वेव्स मतलब नॉर्मल एक जगह का किसी का भी 5 डिग्री औसत तापमान लगभग मान लीजिए बढ़ गया हो, तो वो हीट वेव। ऐसा नहीं कि जब तक 45 नहीं होगा तब तक मैं हीट वेव नहीं कहूँगा भाई। जहाँ पे जो आपकी आदत है रहने की, जो अडेप्टेशन है, उससे भी 5 डिग्री बढ़ जाएगा तो वो आपके लिए गर्मी काम होगा। मान लो मेरी आदत 30 डिग्री औसत टेम्परेचर है, कि मान लीजिए 30 से हम लोग ज़्यादा नहीं रह रहे हैं। क्यों सर 30 क्यों? हो सकता है मान लीजिए मैं पहाड़ी इलाके में रह रहा हूँ, हायर हाइट पर रहा हूँ, तो वो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर है। अब यदि वहाँ 35 हो जाए तो वो तो हीट वेव कहलाएगी सर, क्योंकि हो सकता है वहाँ का जो वाटर रिसोर्स है, वहाँ का जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, उस पर सवाल उठ जाए। तो ऐसा कभी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इतना ही तापमान होगा तो ही हीट वेव कहलाएगी, नहीं, एक औसत टेम्परेचर से भी हीट वेव देखा जा सकता है। सो लेक गार्डा कल को कोई पूछ ले, और हर साल इस तरह के न्यूज़ में एक एक लेक जरूर आया है वर्ल्ड का जो सूखा है, या न्यूज़ में कुछ इस तरह की जरूर चीज़ें मिलेंगी आपको। सो वाटर लेवल जो है इटली के, आपको लेक गार्डा याद रखना है। और बेसिक चीज़ है, क्यों ऐसा हुआ, वर्स्ट ड्रॉट की स्थिति देखने को मिली अपने को, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद में इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति थी कि जो नीचे के जो रॉक थे, उसके चट्टान जो थी पुरानी सब नीचे वाली, वो बेस रॉक जो है वो दिखने लगे थे। इसको हम बेनेको भी कहते हैं, बेनेको भी याद रखना। ये भी हो सकता है कभी धोखा हो जाए कि बेनेको लेक का संबंध जो है वो किससे है, तो बेनेको लेक का भी संबंध जो है अपने को याद रखना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पर आप यदि देखोगे तो
नॉर्मली माउंट बाल्डो भी आपको देखने को मिलेगा, नैरो रिज ऑफ माउंट बाल्डो। सो इटली से ही संबंध है सर, बाल्डो ले लो चाहे गर्डा ले लो, इस तरह की सारी बातें जो है अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद में वहां पर एक सरसा रिवर है, सरका रिवर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लेक गार्डा जो है वो वहाँ पर सरका रिवर आपको देखने को मिल रही है। नदन एंड पे आप लोग देखोगे तो मिनिसियो फोलोज, मिनिसियो नाम की एक रिवर दिखाई देगी। तो ये वो नदियां हैं जब 99 बच्चे जो हैं 100 में से घबरा जाएंगे कि ये क्या आ गया, इटली से संबंधित है, कहीं लिख लेना भैया। सरका रिवर, मिनिसियो रिवर जो है, और फाइनली कहाँ जाती हैं, टुवर्ड्स द पो रिवर। पो पता ही है आपको, पो का आपको मुझे बताना है प्लेन कौन सा होगा, प्लेन ऑफ डैश, बता देता हूं भाई, लोम्बार्डी। ठीक, लोम्बार्डी लिख लेना, नहीं तो ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। तो प्लेन ऑफ लोम्बार्डी मतलब पो नदी जो है इटली का नॉर्थ वाला हिस्सा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बाय द वे, तो ये बेसिक बातें याद रखना, काम का है ये, मतलब फिर से देख लो एक बार और। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मिनिसियो दिखाई दे रहा है, सरका रिवर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेक गर्डा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके पहले आप जाओगे तो बेनेको करके इसको हम और कहते हैं, और माउंट वहाँ पर बाल्डो भी है, तो बाल्डो बेनेको ये क्षेत्र यहाँ पर, ये जो प्लेन है ना, इसके बारे में कह रहा था मैं कि ये लोम्बार्डी, प्लेन ऑफ लोम्बार्डी के क्षेत्र भी माने जाते हैं। देखो फिर आ गया क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि थोड़ा ये यूक्रेन वाले क्षेत्र पे काम कर लेना, मतलब काम का। अब आएगा ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी हाल ही में चर्चित, ऐसे सवाल में नहीं, अभी हाल ही में चर्चित कहाँ है, रशिया और यूक्रेन के बीच के आसपास की जब ये लड़ाई चल रही है, तो उस दौरान आप देखो कि यूरोप का सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट न्यूज़ में रहे हैं, और 10 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका नाम है दुनिया में, ज़पोरिज़िया प्लांट कहाँ है, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि सदर्न यूक्रेन में आपको देखने को मिलेगा, एनर होडार वाला रीजन में, ठीक है। दनेपर रिवर इज द इंपॉर्टेंट रिवर, यूक्रेन की नदी रहेगी, ब्लैक सी में जाएगी, इधर काले सागर में जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जो है वो अपने को कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। क्या पता सर, अब इतना कर तो रहे हैं, लेकिन मत लो यार टेंशन, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। अब भैया नेक्स्ट वन है इसे पूगा वैली, पूगा वैली अरुणाचल प्रदेश, आपको ऑप्शन दे दूं तो सबसे पहले बोले वहीं लगा आऊँगा, मत करना यार ऐसा, ठीक है। ये इसके लिए आपको चले जाना है चंगतांग वैली रीजन, अब थोड़ा सा समझ में आ जाए, चंगतांग वैली के पास मिलेगा आपको उस क्षेत्र में लद्दाख रीजन, ठीक है, और सॉल्ट लेक वैली का क्षेत्र जो है वो, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स याद रखना। यहाँ पर वैसे आपको पता होना चाहिए, ये क्षेत्र में हमें ब्लैक नेक्ड क्रेन मिलते हैं, ठंडा क्षेत्र है, और चाइना इसका हैबिटेट है, तिब्बत रीजन हैबिटेट है, बट इसका नेस्टिंग ग्राउंड वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पर आकर जो है ये नेस्टिंग ग्राउंड के लिए बड़ा फेमस क्षेत्र है। उसके बाद में ये देखो, आजकल क्या चर्चा में था, वहाँ जियो थर्मल एनर्जी से संबंधित जो है वो न्यूज़ में है, वहाँ पर आपको सल्फर और बोरैक्स डिपॉजिट्स मिले हैं, ये ऐसी बातें सब लोग न्यूज़ के नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, काम काम के पॉइंट्स हैं, मतलब मैंने स्लाइड्स में इनमें से वही चीज़ इंक्लूड करी है जो वैसे भी एक तो क्या इतना पढ़ना हो जाता है, अब उसमें भी आपने बोलो 10 चीज़ें लिखवा दो सर, ये कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है कम चीज़ पढ़ो, अच्छी पढ़ो और काम की पढ़ो। तो एटलीस्ट अब अपने को पता लग जाएगा कि भैया चंगथंग वैली हो चाहे पूगा वैली हो, ये सब लद्दाख में है, वहाँ का जो जीव जंतु है ब्लैक नेक्ड क्रेन याद कर लूँगा सर, और ये एक्चुअल में जियो थर्मल एनर्जी का प्लांट है वहाँ पर उस क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड ये चर्चा में था। वहाँ पर क्या है, तो सल्फर बोराक्स रीजन मिलता है लद्दाख के क्षेत्रों में, इतना ध्यान रखना है। वहाँ जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, मतलब जो स्प्रिंग्स हैं वहाँ पर, उनमें सल्फर वगैरह की मात्रा देखी गई है, जहाँ पर उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी अपने को देखने को मिलेगी। और क्या मिलेगा, तो ये जो बार हेडेड गूज है, ठीक है, और वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, रेडी शेल्डक आपको देखने को मिलेगा। तो इनके सब ये नेस्टिंग ग्राउंड है सर, नियर थ्रेटेंड है सर ब्लैक नेक्ड क्रेन, बाकी लीस्ट कंसर्न है दोनों, ये दोनों, ठीक है। बाय द वे मैं आपको फिर बता देता हूँ, बार हेडेड गूज और ये दोनों का हैबिटेट इंडिया में नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है। इंडिया में कहीं पेनिनसुला वगैरह में मत ले आना, गलती से नीलगिरी तहर का पड़ोसी बना दिया आपने, पता लगे, ठीक है। तो इस बात को रखना है थोड़ा सा ध्यान भैया, महत्वपूर्ण है। तो ये अपनी कहानी हो गई किसकी, पूगा वैली की, लद्दाख वाली। ज़पोरिज़िया यूक्रेन में चले जाना, लेक गर्डा इटली में चले जाओ। एक मिनट, लेक गर्डा में सरका रिवर याद रख लोगे, और मिनिसियो रिवर भी याद रखना है, बेनेको वर्ड भी याद रखना है, माउंट बोल्डो भी याद रखना है। ओडेसा पोर्ट आपको पता ही है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में ध्यान रखना, ईस्ट और अफ्रीका के क्षेत्रों में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुकी है।
इंटरनेशनल टीटी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की कहानी बता दी नई दिल्ली में। ऐसे 8-10 पॉइंट जो हैं जो बताए हैं मैंने, भैया ये टॉपिक इनको अच्छे से याद रखना है। ग्रीन फिन हब ये क्या होता है, ये सारी बातें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसको भी कर लेना, कमेंट में जरूर बता के जाना। कोड आपको सबको पता है, डिस्काउंट कोड मेरा SGYT10। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, एंड डेफिनेटली आपको लेना भी चाहिए, समय पे सारा सिलेबस, स्टैटिक, जीएस पोर्शन, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरी ओर से। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। सो आप आराम से जो है 1 साल की तैयारी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेक्शन में।